आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई देखो, 4 दिन तक बैंक में कोई काम नहीं होगा, तो अब तो वैसे कल से शुरू हो गया है। 15 दिसंबर तक जो भी काम निपटाने थे निपटा लिया आपने। अगर नहीं निपटाए तो 16 दिसंबर 17 दिसंबर को तो बैंक्स की हड़ताल है ही, प्रोटेस्ट है। फिर उसके बाद संडे पड़ जाएगा, फिर 19 को भी। तो 20 दिसंबर बैंक की फंक्शनिंग दोबारा शुरू होगी। बैंक प्रोटेस्ट, भाई 10 लाख एम्प्लॉइज, 10 लाख कर्मचारी बैंकों के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, ये सब के सब शामिल हैं, समझे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन जो एक अम्ब्रेला बॉडी है, जिसमें AIBOC, AIBEA, सब के सब जितने भी बैंक एसोसिएशंस है ना, वो UNFBO में आ जाते हैं, मतलब UFBO में आ जाते हैं। तो ये सब के सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 दिन के प्रोटेस्ट पे हैं। पता है किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? ये साल ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्ट में ही बीतेगा। फिर से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? एक बिल प्राइवेटाइजेशन, अभी आपने रेलवे को देखा, रेलवे को पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन बहुत ही कम, उसका 2-3% जो है वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उसमें काफी हो हल्ला हुआ, और अब बैंकों की बारी है। तो अब इसमें ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब इसमें बैंक्स जो हैं उन्होंने बोला कि भाई हम तो ये ना सहेंगे, सबको आप प्राइवेटाइज कर दोगे तो क्या होगा। सरकार का कहना है भाई हम ऐसा कुछ करने ही नहीं जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के क्या अच्छे परिणाम, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होता है, वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। साथ ही साथ इस खबर की भी बात करेंगे कि आखिरकार इस बिल पे इतना ज्यादा हंगामा क्यों है। हालांकि ये बिल अब सरकार बैकफुट पे ही है, और सरकार शायद ये अभी, क्योंकि आपको पता ही है कि ये विंटर सेशन चल रहा है, ये पूरा नवंबर दिसंबर, मतलब दिसंबर के एंड में विंटर सेशन जो है वो खत्म होगा, तो शायद सरकार इसको इसमें इंट्रोड्यूस ही ना करे, इस सत्र में इंट्रोड्यूस ना करे। इतना बैकलैश झेलने को मिल रहा है, सारे के सारे एम्प्लॉइज यहां पे प्रोटेस्ट पे चले गए हैं, बोला कि भैया हम नहीं करने वाले, तो कैसे होगा काम। तो बिल टू प्राइवेटाइज 2 स्टेट ओन बैंक। अच्छा, ये कौन से 2 बैंक्स हैं? एक तो है, देखिए अभी इसके बारे में कुछ औपचारिकता नहीं है, अभी ऐसा नहीं बोला सरकार ने कि हम इसी बैंक को प्राइवेटाइज कर देंगे, लेकिन ये जो 2 बैंक हैं, ये सबसे पहले तो एक इंडियन ओवरसीज बैंक है और सेंट्रल बैंक है। ऐसा बोला जा रहा है कि यही 2 स्टेट ओन बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा। ऐसे ही किया जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट बैंक्स में जो भी काम हो रहा है उसको देखता है। बैंकों का पापा है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में बना। देखिए शुरुआत में ऐसा था ना कि भारत में, आपको पता है कि अगर भारत का इतिहास देखे हो आप, तो भारत में बैंक्स क्या साहूकार पे हम ज्यादा डिपेंड रहते थे। भारत की जो जनता है वो जमींदार, साहूकार, इन सब पे ही ज्यादा डिपेंड होती रहती थी। बैंक्स का कंसेप्ट बहुत बाद में आया, जब भारत आजाद हुआ तब उसके बाद कुछ बैंक्स बने। शुरुआत में जो बैंक्स थे उसमें ऐसा था कि वो सिर्फ अमीरों के लिए थे, सिर्फ अमीर लोग जो है वो बैंकिंग सर्विस को अवेल कर सकते थे। लेकिन फिर भारत आजाद हुआ। अब जब भारत आजाद हुआ तो सरकार को लगा कि ये जो बैंकिंग सेवाएं हैं ये गांव-गांव तक जानी चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये शुरू हो गया था बहुत पहले ही। तब पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता था, बाद में उसको SBI किया, SBI बना 1955। अब जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना तो भाई आज तो भाई 3 बैंक डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, DSIB, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट HDFC, ICICI और SBI। ये 3 बैंक भारत के इस समय सबसे बड़े बैंकों में से एक हैं। इसमें SBI को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अक्सर बोलते हैं ना कि यार SBI की सर्विसेज थोड़ी खराब है, बेटा खराब नहीं है, उनके पास कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं। अब इतने कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए आप देखते होंगे ना कि IBPS एक जगह और SBI की अलग ही रिक्रूटमेंट निकलती है, क्योंकि इतने कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए भाई उनके उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है SBI में। हालांकि मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोगों का बहुत बुरा भी रहा है SBI में, तो अलग ही वॉन्ट्स, तो वहां पे स्टाफ कम है और भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि यार थोड़े बहुत कस्टमर जा रहे हैं तो जाओ, वो उन्हीं को इंटरटेन करते हैं जिनका बहुत ज्यादा पैसा होता है। खैर ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। तो शुरुआत में SBI बना ताकि गांव गांव में बैंकिंग सेवाएं दी जाएं।
लेकिन फिर इंदिरा गांधी आई और 1969 में एक ऐतिहासिक कदम लिया जाता है। 1969 में, अभी तक देखिए उस समय ना गरीब जो है वो बैंकों में घुसना तो दूर, बैंकों को देख भी नहीं सकता था, वो नजर भी डाल लेता ना, अरे निकलो भाग ऐसे भाग, ऐसे था। ये काम किया इसको हटाने का इंदिरा गांधी ने, जब 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया और उसके बाद फिर भारत में बैंक्स आने शुरू हो गए। अब तक कंपटीशन हो गया है, बैंकिंग लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। अब देखिए बैंक क्या है ना कि बैंक प्रॉफिट पे काम करता है। बैंक कैसे काम करता है? बैंक का सबसे मेन जो जरिया होता है कमाने का वो होता है लोन। बैंक लोन्स पे काम करेगा। अब इसमें जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो बहुत प्रॉफिट में हैं। जाहिर सी बात है, प्राइवेटाइजेशन के मैंने बताया ना कि एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी हैं। तो प्राइवेट बैंक्स तो जो बड़े बैंक्स है दे ऑल आर प्रॉफिटेबल। चाहे आप एक्सिस बैंक को उठा के देखिए, चाहे आप आईसीआईसीआई को उठा के देखिए, चाहे आप एचडीएफसी, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल। तो सरकारी बैंक क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है? तो बैंक जो है वो लोन्स पे काम करता है। लोन्स कहां से मिलेंगे भाई? हमने खूब सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, अब बैंक ने वही पैसा उठा के किसी को लोन पे दे दिया, और यही काम पहले साहूकार करते थे, है ना। तो बैंक ने लोन दे दिया उठा के, अब उस पैसे से जो इंटरेस्ट आया कुछ आपको दिया और कुछ अपने पास रखा। तो ऐसे बैंक की कमाई होती है। बैंक लोन पे ही, अगर बैंक लोन ना दे तो दिक्कत। लेकिन जब बैंक फालतू के लोन बांटने रखता है, फालतू के भी नहीं, जब बैंक लोन देता है और वो पैसा वापस नहीं आता है तो वो हो जाते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक एक महीने का मतलब 3-3 महीने का नोटिस मिलता है। टोटल 3 साल 3 महीने में अगर पैसा वापस नहीं आया तो ये एनपीए हो गया। अब बड़ी बात यह है कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा के भारत बैंक्स में, सरकारी बैंकों में एनपीए हैं। इसमें आप एसबीआई को छोड़ दें, पीएनबी को छोड़ दें, अभी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आया था ना, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है, काफी बैंकों को इसमें डाला आरबीआई ने। आरबीआई ने शुरुआत में 10 बैंकों को डाला था। इसमें 3 पैरामीटर्स थे, मतलब 3 एक्शंस लिए जाने थे। फिलहाल हम पीसीए की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअली हमारे लेक्चर्स का टॉपिक अलग है, लेकिन मतलब वही तक स्ट्रिक्टनेस थी कि रिक्रूटमेंट नहीं निकालोगे, सैलरी कट करेंगे। मेरे दोस्त ने कैनरा बैंक का किसकी वांट्स आई थी, किसी की वांट्स आई थी, 400 रुपए का फॉर्म था, वो भरा। अब उसके बाद आरबीआई ने उसको पीसीए में डाल दिया, ठीक है, तो वो उसका एग्जाम नहीं हुआ और 400 रुपए। हालांकि एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, बैंकों के एग्जाम्स बहुत बढ़िया होते हैं, वो इतने बढ़िया तरीके से कंडक्ट, ना कोई लीक होता है, और बैंक आपको सबसे जल्दी ऑफर लेटर देता है, ठीक है। आईबीपीएस का एग्जाम होगा 3-4 महीने के बाद आप बैंक में नौकरी कर रहे होंगे, तो 400 रुपए रिफंड कर दिए गए थे, ठीक है। तो 10 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए, लोन वापस नहीं आए। विजय माल्या को लोन दिए, नीरव मोदी, और ये तो बड़े बड़े, पता नहीं ऐसे कितने लोगों को लोन दिए हैं जो वापस नहीं आते। एक सर्वे में पता चला था जो मिडिल क्लास आदमी है, मिडिल क्लास अगर लोन नहीं जाएगा, या लोअर मिडिल क्लास, इतने चक्कर कटवाएंगे, इतने चक्कर कटवाएंगे, प्लस क्या करेंगे ये लोग कि लोन देंगे, पैसा भी लेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, उसमें भी रिश्वत किया है, भैया लोन पास कराना तो थोड़ा हमको देना पड़ेगा। मिडिल क्लास आदमी लोन लौटा देता है, उसको डर है, लेकिन जो अमीर लोगों को लो बांटते हैं ना, वो नहीं लौटाता है। मेन अगर आप देखोगे एनपीएस में, तो वो या तो अपर मिडिल क्लास या फिर जो बहुत अमीर बिजनेसमैन बड़े बड़े, वही डिफॉल्टर्स होते हैं। तो अब आप एक बात बताओ कि अब यहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, बैंक्स लॉस में हैं, तो अब सरकार को कुछ करना पड़ेगा। अब भैया सरकार ने किया क्या? सरकार ने ये बोला 1.7 लाख इतने करोड़ रुपीस का हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब सरकारी संपत्तियों को बेचेंगे और वहां से फिर पैसा कमाएंगे। अब डेफिनेटली जो लॉस में होगा उसी को ही बेचा जाएगा, जैसे अभी एयर इंडिया को बेचा गया, टाटा ने दोबारा खरीदा, लॉस में थी वो। तो 1.75 लाख का डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन बवाल इस पे नहीं है, बवाल है कि ये वाला जो बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 है, ठीक है, जिसमें 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को जो इसमें प्राइवेटाइज करेगा। विंटर सेशन आपको पता ही है ना, मैं देखिए पीपीटी के हिसाब से ही चलता हूं, जो पीपीटी में लिखा होता है उसी को आपको एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझा देता हूं। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, ये तो खैर सभी को ही पता होगा। तो जब साल की शुरुआत होती है, मतलब साल का एंड, तो विंटर सेशन से ही होता है। एक काम करते हैं, मैं आपको सेशन वाइज ही ऐसे लिख ही देता हूं। तो सबसे पहले तो आपका होता है बजट सेशन। बजट जो है वो फेब से मई तक आपका चलता है पूरा का पूरा। जब तक बजट सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बजट आता, पैसे की बात होती ना, तो जब तक पूरा पैसा निकल नहीं जाता है, ठीक है, तो ये तब तक चलता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को
डिफाइन किया है, ठीक है, हमारे संविधान में। फिर आता है आपका मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन ये आपका जुलाई से सितंबर तक चलता है, ठीक है, जुलाई अगस्त से स्टार्ट होगा, सितंबर तक चलेगा। और अभी विंटर सेशन जो कि आपका नवंबर से दिसंबर तक अभी चल रहा है, अब ये भी खत्म होने वाला है। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में, ये आपको पता ही है। तो अब सरकार जो है ये बिल ला रही थी, आई होप आप बैकग्राउंड समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे बैंकों को प्राइवेटाइज या किसी भी चीज को प्राइवेटाइज सरकार उसी से अपना पल्ला झाड़ती है जो लॉस में हो ज्यादातर। तो अब ये बैंक तो लॉस में है नहीं, तो ये वाला जो बिल है, अगर किसी की भी हिस्सेदारी चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी स्टडी ग्लोज मेरी कंपनी है, तो मैं कंपनी का मालिक हूं, यानी कि मेरी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है ना। कंपनी में मेरी आधी से ज्यादा हिस्सेदारी का मतलब क्या है कि मैं कंपनी का मालिक हूं, लेकिन अगर मैंने वो हिस्सेदारी बेच दी, मैंने अगर 51% से कम हिस्सेदारी कर दी, तो इसका मतलब गया मेरा मालिकाना हक। तो इस रेगुलेशन एक्ट में 51% क्राइटेरिया है कि अगर सरकार का 50% से ज्यादा है तो सरकार हिस्सेदार है। अब इसको बदल के 26% करने की बात चल रही है। इसको यही अमेंडमेंट है ना, ये 1970 में ये एक्ट आया था। ये जो एक्ट है ये 1970 में आया था, 1970 में। अब इसमें 50% से ज्यादा अगर सरकार के पास हिस्सेदारी है, स्टेक्स हैं, तो यानी कि सरकार का बैंक है या सरकार की, मतलब वही बैंक, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन की बात है तो सरकार का बैंक है। अब इसको बदल के 26% करने की तैयारी है, यानी कि बाकी हिस्सा सरकार बेचेगी और उससे पैसा आएगा। यानी कि एक तरीके से इन सिंपल वर्ड 50% से कम हिस्सेदारी हुई तो बैंक प्राइवेटाइज। अब जब बैंक प्राइवेटाइज होता है तो भाई बवाल तो होगा ही। तो बहुत बवाल हुआ। यहां पे जो वेंकट चिलमन है, जो प्रेसिडेंट है AIBEA के, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई देखो ऐसा तो चलेगा नहीं, हम अपना स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर रखते हैं कि हम किसी भी हाल में बैंकों में ज्यादा प्राइवेटाइजेशन आने नहीं देंगे। तो सरकार इस समय बैकफुट पे दिख रही है, क्योंकि अगर बैंक, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि बैंक लॉन्च पैड्स हैं। सरकार को, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस, हम बीजेपी सरकार की बात करेंगे कि 2014 के बाद से, 2014 के बाद से जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब बैंकों के थ्रू हुई है। डिमोनेटाइजेशन बैंक, GST बैंक, तो बैंक लॉन्च पैड्स हैं। सारी स्कीम पैसे से ही चलेंगी और वो पैसा देगा कौन? बैंक। तो जितनी भी स्कीम चलती है ना वो सब बैंकों के थ्रू चलती हैं। तो सरकार किसी से भी लोहा ले लेगी, लेकिन बैंकों से नहीं लोहा ले सकती, क्योंकि अगर बैंक ने स्ट्राइक कर दी या बैंकिंग एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट पे चले गए तो सरकार की कमर टूट जाएगी, कमर हाथ पैर सब टूट जाएंगे, क्योंकि सरकार का भी पैसा इन बैंकों से आता है। समझे आप? तो ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए 2 दिन की स्ट्राइक अनाउंस की, मतलब प्रोटेस्ट अनाउंस किए, सरकार बैकफुट पे। तो सरकार ये बिल नहीं लाएगी प्राइवेटाइजेशन। अब भाई देखो, वही इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड द राइजिंग थ्रेट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट एंड आल्सो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच आर लर्न टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट थिंकिंग। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सरकार ने अपनी चीजें बदली। तो विंटर सेशन वही है, 29 नवंबर से शुरू हुआ और ये 23 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। अभी इसमें तो, इस सत्र में तो बिल शायद नहीं आएगा। तो अब वही है कि इनिशियल थॉट यही था कि सरकार जो है वो 2 PSB प्राइवेट एंटिटीज को सेंड। अब भाई वही होता है कि अब देखिए, अब अगर एक बार बिल आ गया तो उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, हम खरीदेंगे, तो अब उसके बाद सरकार बेचेगी, सरकार को पैसा मिल जाएगा, सरकार भी खुश, हम भी खुश। नहीं, हम नहीं खुश, क्योंकि बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा। देखिए प्राइवेटाइजेशन की वही मैंने बताया ना कि इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। अभी हम एडवांटेज की बात कर देंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लान्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड टेक द व्यूज ऑफ द RBI। अभी RBI से पूछेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री की क्या करना चाहिए ऑन दीज एस्पेक्ट बिफोर मूविंग फर्दर। सिंपल है यार, किसान से पूछो, किसान बिल लेके आना किसान से पूछो, है ना। एजुकेशन बिल लेके आना सिद्धांत सर से पूछो, मुझसे नहीं पूछो, मतलब जो भी एंटिटीज है उनसे पूछो। तो बैंक का बिल लेके आना तो RBI से पूछो ना। आप जिसका बिल, जिसका काम उसी को साझे। ओके, तो आप जो इसमें
काम कर रहे हैं, जो इसमें मेन रेगुलेटर है, आप उससे पूछ लो ना, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो बता देगा आपको कि ये बिल लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। उनके पास सारे आंकड़े भी होंगे। Another की रीजंस, एक और पोस्टपोन कर दिया ना इस बिल को, पोस्टपोन, याद रखिएगा, इसको हटाए नहीं, पोस्टपोन कर दिया है, मतलब ये बिल आ भी सकता है। क्यों? जो अनरेस्ट देखने को मिला है, वही मैंने बताया ना कि भाई देखो 70% जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं, मतलब जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, देखिए अमेरिका में बैंक्स बंद होते हैं, भारत में बैंक्स कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि हम सेव करते हैं। वॉरेन बफे ने बोला था ना कि आप अपनी सेविंग से ज्यादा अमीर बनते हो। जो इंसान सेव नहीं करता है ना, वो जिंदगी भर उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ठीक है, आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आप सेव नहीं कर रहे हो, और इसको टेस्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप बैंक अकाउंट में देख लो आपने कितने पैसे हैं और कब से कमा रहे हो, और अगर सेविंग्स नहीं है तो आप बहुत मुश्किल में हो, क्योंकि ये सेविंग्स ही आपको बचाती है। तो भारत के लोगों में एक वो है, मेंटालिटी है कि हमको सेव करना है, तो इसीलिए बैंक कभी बंद होंगे ही नहीं। बल्कि आप देख सकते हो बैंक में बड़े कंपटीशन रहते हैं, अरे आज ये खोल देंगे, आज वो खोल देंगे, आज नया बैंक खोल रहा है, आज ये बैंक खोल रहा है, पेमेंट बैंक, नए नए बैंक, पेमेंट्स बैंक, फाइनेंस बैंक, पेमेंट एंड फाइनेंस बैंक, बहुत सारे बैंक। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये जो स्ट्राइक हुई और प्रोटेस्ट हुआ, इससे भी सरकार थोड़ी बैकफुट पे आई। तो भारत के जो 70% लोगों के खाते हैं वो सरकारी बैंकों में हैं, 30% ही प्राइवेट में है। आंध्र प्रदेश, आंध्र के बैंक एम्प्लॉय, ये भी बहुत सारे बैंक हैं, मतलब एम्प्लॉयज हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यही बजट स्पीच में बोल दिया था कि 2 PSB विल बी प्राइवेटाइज्ड ड्यूरिंग द फिस्कल, क्योंकि इनका प्लान था कि 1.75 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी कहां से लाएंगे? यही बेच बेच के लाएंगे। तो फॉर प्राइवेटाइजिंग 2 PSB, वही अमेंडमेंट्स, वही मैंने बताया कि जो 1970 और 1980 का ये एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट है, इसमें 51% है, 50% से ज्यादा। इसको ला के बदलेंगे, इसको 26% से करेंगे, ताकि सरकार जो है अपना हिस्सा बेच सके, है ना। तो सरकार अपना हिस्सा बेच देगी, और इसी के लिए ही प्रोटेस्ट हो रहा है, इस बिल के लिए ही प्रोटेस्ट हो रहा है कि ये अगर बिल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, सरकार नहीं बोल रही है, सरकार बोल ही नहीं रही कि भाई हम कुछ प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन ये पता है ना ये क्यों लाया जा रहा है बिल, है। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं बोल रहा हूं मुझे भूख लगी है बहुत ज्यादा, तो उसका मतलब है कुछ करूंगा तो मैं वही ना। तो सरकार बोल रही है कि भाई ये जो बिल है ये हम तो ला रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि इसमें 26% अगर स्टेक कम होगा, इसका मतलब बाकी स्टेक्स को बेचेगी ना सरकार, वरना फायदा क्या है। तो 2 प्राइवेट बैंक। अब आप देख सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है, ये इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में रहती है, इसको सरकार कंट्रोल नहीं करता है। नेशनलाइजेशन में सरकार कंट्रोल करती है सब कुछ। प्राइवेटाइजेशन जो है वो आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडिकेट करेगा, लेकिन नेशनलिज्म आपको सोशलिस्ट या कम्युनिज्म में आपको नेशनलिज्म देखने को मिलेगा, नेशनलाइजेशन देखने को मिलेगा इनफैक्ट। तो इसमें ओनरशिप जो होती है ये प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, और इसमें नेशनलाइजेशन में, इसीलिए मैं इसी में ही आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझा देता हूं, और ये सबके लिए लागू होगी। इसमें या ये सरकार मैनेज करती है सब कुछ, ठीक है, फर्म जो है वो सरकार मैनेज करती है। अभी जो इंसेंटिव होता है भाई, प्रॉफिट है भाई, जितना प्रॉफिट कमा के दोगे उतना हम इंसेंटिव देंगे, तो एम्प्लॉय भी थोड़े से इंथुजियास्ट रहते हैं। यहां पे वर्कर्स को लगता है कि हाँ ठीक है, कंपनी अगर उनकी है, देखिए इंसेंटिव्स का मतलब वही है कि अगर वर्कर्स जो यहां पे काम कर रहे हैं, अगर उनको लगेगा कि कंपनी उनकी है, उनमें हिस्सेदारी है, तो वर्कर्स भी मोटिवेट रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है ना कि सरकारी नाम ही काफी है भारत में। भारत में भले ही प्राइवेट में 2, 3, 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, और ये मानसिकता बड़ी खतरनाक है। सरकारी में आपको इतना मिलता नहीं, लेकिन वो जो टैग है ना सरकारी नौकरी, क्योंकि हम थोड़ा सेफ खेलते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और अगर आप रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर आप मजा नहीं आएगी। तो ये जो नेशनलाइजेशन, ये जो आप देख रहे हो ना नेशनलाइजेशन, इसमें सरकारी नौकरी है तो भाई सब कुछ है, वो टैग ही काफी है, क्योंकि आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। तो भारत में तो मजा ही आ जाती है। अब देखिए भारत में मजा कैसे आती है, सरकारी काम ऑफन स्लो होता है। देखिए प्राइवेटाइजेशन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है, अब जैसे मेरा एक एक्सिस बैंक में अकाउंट है, मैं उनको फोन करता हूं, वो घर पे आते हैं, है ना, कि अरे सर क्या है बताइए ये, लेकिन सरकारी में ऐसा हमको देखने को नहीं मिलेगा। और ये तब है जब सरकार में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स आते हैं।
भाई आईबीपीएस या एसबीआई में प्री जो है वो 100 मार्क्स का होता है, कट ऑफ जा रहा है 75 70, बल्कि पेपर कैट लेवल का आता आने लगा है अब। ठीक है, जो कैट में सवाल पूछे जाते हैं ना, अब आपके एसबीआई में पूछे जा रहे हैं, मेंस में तो पूछे ही जा रहे हैं। कैट के पेपर लगा के जाओ तब जाके निकाल पाओगे। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग आते हैं और उसके बावजूद सरकारी पीछे है। ये अजीब, भाई जहां ज्यादा टैलेंट होगा उसको आगे होना चाहिए ना, लेकिन यहां नहीं है। वही जॉब सिक्योरिटी, काम सुस्त होता है। हालांकि बैंक में ऐसा नहीं है, बैंक में आमतौर पर काम बहुत मेहनत से लोग करते हैं। और इनफैक्ट मेरे तो कुछ स्टूडेंट्स भी और कुछ को तो मैं परिवार में भी मेरे काफी बैंक में काम करते थे, वो बताते हैं कि भाई सुबह 10 बजे जाओ और उसके बाद आने का कुछ नहीं होता है। वो आने का कभी भी मतलब 7 बज जाए, कभी 6 बज जाए, आने का कोई टाइम नहीं है। फिर प्राइवेट फर्म्स वही है कि एक्सटर्नल कॉस्ट को इग्नोर करती है, एक्सटर्नल बेनिफिट्स देखती है। सरकार जो है ये सोशल बेनिफिट्स देखती है। वही है, देखो प्राइवेट इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट, सरकार इट्स ऑल अबाउट वो समाज को देखेगी ना, समाज को चलाएगी। अगर आपको गरीबों के लिए कुछ करना है, अंत्योदया है ना, सर्वोदया, अगर आपको उन लोगों के लिए करना है, क्योंकि भारत का पूरी दुनिया में जो मेजॉरिटी है वो तो गरीबी है या मिडिल क्लास है, तो आपको सरकार के पास ही जाना पड़ेगा। सरकार ही जो है वही इनका बेड़ा पार लगाएगी। एफिशिएंसी डेफिनेटली प्राइवेट में बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट बैंकों में जाएंगे आपका काम तुरंत हो जाएगा। प्राइवेट बैंकों में जाएंगे भाई ऑफिस उनका जबरदस्त होता है, लेकिन एम्प्लॉयज की अगर बात करें तो आपको सरकारी बैंक में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा। प्राइवेट बैंकों में एम्प्लॉयज का ट्रीटमेंट, क्योंकि भाई वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है ना, तो वो तो सुबह काम होता है, शाम को उनकी डांट लगती है कि बताओ क्यों नहीं किया, काम करके दो हमको। तो इसमें सैलरी भी थोड़ी कम होती है। नॉलेज, बेस्ट स्किल्स यहां पे ली जाती है, लेकिन बेस्ट मेरे ख्याल में नॉलेज यहां पे सरकारी बैंकों की ज्यादा होती है, क्योंकि अब तो प्राइवेट एम्प्लॉयज भी चाहते हैं कि वो सरकारी बैंकों में शिफ्ट हो। लेकिन यस, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स को आगे बढ़ना है ना, तो ये बेस्ट स्किल्स लेते हैं। ठीक है, मोनोपोलीज, देखिए अब प्राइवेट मोनोपोलीज, इसमें अगर जैसे अब वाटर, ट्रेन में ये दिक्कत रहती है कि अगर मोनोपोली मतलब एक ही कंपनी की आधिपत्य होगा और एक ही कंपनी अगर कंट्रोल करेगी तो वो प्राइस बढ़ा देगी। जैसे जियो का एग्जांपल हम ले लेते हैं, मोनोपोली स्टैब्लिश नहीं की, लेकिन जियो का एक अच्छा मॉडल था। क्या किया उन्होंने फ्री बांटा सबको। तो अब शुरुआत में प्राइस इतने कम कर दिए कि सब उस कंपनी की तरफ चले गए, धीमे धीमे कंपटीशन खत्म होने लगा। अब उसके बाद जब सब खत्म हो गया, वही कंपनी बची, तो अब वो क्या करेगी, अब धीमे धीमे प्राइस बढ़ाना शुरू करेगी। अभी देखिए जियो ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, हालांकि सारी टेलीकॉम कंपनीज ने अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मोनोपोलीज बड़ी खतरनाक होती है। प्राइवेट मोनोपोलीज का मतलब यही है कि आपको हाई प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। अब भाई, अब जैसे ट्रेन अभी तेजस है, अब आईआरसीटीसी की तेजस शानदार ट्रेन है भाई, शानदार ट्रेन है, इतनी बढ़िया, वहां पे गजब की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन वो हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, भारत के गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ये डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। तो वही है कि प्राइवेट के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज आप देख लेते हैं कि अगर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो सबसे पहले तो जो एनपीएज हैं, जो लॉस हैं, वो भी उन इंडिविजुअल्स के पास आ जाएंगे जो इनको खरीद रहा है। अब उनकी सिरदर्दी है। मैंने बहुत एक कंपनी में लॉस किया, ठीक है, मेरी कंपनी भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए अगर स्टडी क्लोज लॉस में चली गई इन केस, तो मैंने किसी को बेच दिया, अब वो उसकी हेडेक है, मैं अपना पैसा लेके निकल लिया। तो सरकार यही कर रही है, जैसे एयर इंडिया का हुआ। देन बेटर इन्वेस्टमेंट, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा बैंक्स का, तो इसमें फिर अपने हिसाब से वो लोग करेंगे, एडवांस, ऑफिस स्टाफ, एवरीथिंग। अच्छा, पुराने स्टाफ का क्या होगा, ये सवाल होता है। कोई भी थोड़ी ना चाहेगा कि भाई सरकारी से प्राइवेटाइज हो जाए, फिर तो प्राइवेट नौकरी ही बेटर है ना। शादी में बोलो फिर सबसे कि भाई अब तो सब कुछ धीमे धीमे प्राइवेटाइज ही हो रहा है, तो क्या सरकारी लगा रखा हुआ है। बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट में ही फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं और पैसा आएगा और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई आर द प्राइम एग्जांपल्स ऑफ दैट। प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म गोल्स, कि भाई हम शॉर्ट टर्म को कुछ हमको देखना नहीं, लॉन्ग टर्म ही हमको देखना है। डिसएडवांटेज वही, डिफिकल्टी ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंस, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, आपने पैसा तो खूब लगा लिया, बट यू आर ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ये क्या करता है ना, ये प्रेशर क्रिएट करता है बाकी लोगों पे। एम्प्लॉइज, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एम्प्लॉय इधर आओ, ताड़, हमको प्रॉफिट चाहिए इतने दिनों तक या इतने समय के लिए, नहीं दे पा रहे हो तो दरवाजा उधर है, निकल जाना। तो एम्प्लॉइज लगातार प्रेशर में रहते हैं, लगातार, और लगातार काम करते हैं। 20-25 हजार एक
अभी इस समय अगर आप देखो तो जो प्रॉफिटेबल बैंक्स हैं, आमतौर पे इतनी सैलरी होती है शुरुआत में, है ना, तो वहां पे वो लोग इतने ज्यादा प्रेशर में लगातार दौड़ते रहते, घूमते रहते हैं, क्योंकि दे वर्क ऑन प्रॉफिट, और प्रॉफिट आएगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देन भाई इनडिसेंट एंड वर्किंग हाई प्राइस, अब वर्किंग वही मैंने बताया कि काफी ज्यादा इनडिसेंट होती है। हाई प्राइस्ड इकोनॉमी, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं प्राइवेटाइज, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए तो वो पैसे ज्यादा रखेंगे। मैंने बताया ना कि जब तक हमारे बैंक्स नेशनलाइज नहीं हुए थे तब तक करीबों देख भी नहीं सकते थे वहां पे। देन अनगारंटीड ऑफ सक्सेस, कोई गारंटी नहीं है, कितने सारे बैंक्स आए और गए, बंद हो गए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बैंक भी, यस बैंक अभी ताजा तरीन एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल था। फिलहाल सरकार ने अभी पोस्टपोन कर दिया कि भाई हम ऐसा कोई बिल नहीं लाने वाले हैं जिसको आपको लगे कि हम बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कैसा लगा, मजा आई? बहुत बढ़िया, खुश रहे, पढ़ते रहे, इधर से सिद्धांत तक नहीं होती थी। साइनिंग ऑफ।